हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉस्ट कनेक्शंस बाय जोहन हारी बुक के बारे में। राहुल की जिंदगी के हर दिन का एक पैटर्न था, एक ढर्रा जिसे वो रोज निभाता था, जैसे उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही ना हो। सुबह उठकर ऑफिस जाना, वहां दिन भर काम करना, शाम को थक हार कर घर लौटना और फिर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। और कभी कभी उसे महसूस होता था कि उसका जीवन कहीं अंदर से खोखला होता जा रहा है। कई बार उसे लगता कि शायद ये थकान है या किसी एक बैड डे का असर है, पर असल में ये खालीपन कुछ और था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये था क्या। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की नज़र एक बुक स्टोर पर पड़ी। उसे किताबें पढ़ने का शौक कभी नहीं रहा था। किताबें उसके लिए हमेशा बस कागज के ढेर की तरह थीं, मगर उस दिन न जाने क्यों बुक स्टोर में रखी एक किताब ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। किताब का नाम था लॉस्ट कनेक्शन सॉल्यूशंस बाय जोहन हारी। राहुल को खुद भी समझ नहीं आया कि उस किताब में ऐसा क्या था, पर जैसे उसे कोई खिंचाव महसूस हुआ उस ओर। उसने बिना ज्यादा सोचे उस किताब को उठा लिया और घर लौटते ही उसे पढ़ने बैठ गया। जैसे जैसे राहुल ने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे उसे महसूस होने लगा कि यह किताब तो जैसे उसी की जिंदगी की कहानी कह रही है। किताब का पहला लेसन था द मिथ ऑफ केमिकल इम्बैलेंस। यह पढ़ते ही राहुल की सोच में एक हलचल मच गई। इस पूरे समय उसे लगता था कि शायद उसकी उदासी, उसका अकेलापन और उसका खालीपन किसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है, क्योंकि उसे हमेशा यही बताया गया था। डॉक्टर ने भी यही कहा था और समाज भी यही मानता था। लेकिन इस लेसन में हारी ने एक पूरी नई बात बताई। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के बारे में जो यह धारणा है कि ये एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, वो असल में एक मिथ है। हारी ने बताया कि ये नैरेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने आगे बढ़ाया ताकि एंटी डिप्रेसेंट्स बेचकर मुनाफा कमा सकें। राहुल के लिए ये बात नई थी और कुछ चौंकाने वाली भी। उसने अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में हमेशा एक ही तरीका अपनाया था कि ये सब उसके दिमाग की केमिस्ट्री की वजह से है। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी थीं और उसे लगा था कि ये दवाइयाँ उसके डिप्रेशन को ख़त्म कर देंगी, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। दवाइयाँ खाने से उसे कुछ देर के लिए राहत तो मिलती थी, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता था। हारी का ये लेसन पढ़कर राहुल को जैसे एक नया नज़रिया मिला। उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन का असल कारण केमिकल इम्बैलेंस नहीं है। असल में ये एक रिस्पॉन्स है हमारी डिस्कनेक्शन से। मतलब इंसान जब अपनी ज़िंदगी के मीनिंगफुल एस्पेक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे उसके रिश्ते, उसके अपने गोल्स, उसकी खुशियाँ, तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। ये खालीपन इसीलिए आता है क्योंकि उसने खुद को उन चीज़ों से काट लिया है जो उसकी ज़िंदगी को मीनिंग देती थी। राहुल ने कुछ देर के लिए किताब को बंद किया और अपने ही बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में तो वाकई मीनिंगफुल कनेक्शंस की कमी हो गई थी। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद उसके पास किसी के साथ अपने दिल की बातें करने का समय ही नहीं बचता था। ऑफिस में उसके सहकर्मी थे, लेकिन उनसे बस सतही बातें होती थीं। काम की बातें, कभी कभी हंसी मजाक, पर असली बातचीत नहीं। दोस्तों की बात करें तो जो दोस्त पहले हुआ करते थे वो सब अपने अपने परिवार और काम में व्यस्त हो गए थे। उसके पास बस उसके माता पिता थे, लेकिन उनसे भी वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता था। मतलब उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, अपने दुख सुख साझा कर सके। हारी के इस पर्सपेक्टिव ने राहुल की सोच को हिलाकर रख दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके डिप्रेशन का असली कारण शायद यही डिस्कनेक्शन है। उसके जीवन में मीनिंग देने वाली चीजें कहीं गुम हो गई थीं। उसने केमिकल इम्बैलेंस का बहाना बनाकर असल समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया था। उसका असल प्रॉब्लम उसकी अपनी लोनलीनेस, उसके अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स और उसकी अपने साथ की डिस्कनेक्ट थी। राहुल ने फिर से किताब को खोला और आगे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे समझ आने लगा कि डिप्रेशन को केमिकल इम्बैलेंस से जोड़ना सिर्फ एक तरह की सिंप्लीफिकेशन है जो असल समस्या से दूर ले जाती है। हारी ने इस बात को अच्छे से समझाया था कि डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो कई तरह की डिस्कनेक्शन से मिलकर बनता है। डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, डिस्कनेक्शन फ्रॉम पीपल,
डिस्कनेक्शन फ्रॉम वैल्यूज, डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर और यहाँ तक कि डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ एस्टीम। ये बातें राहुल के लिए नई थीं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया है। वो सोचने लगा कि उसके अपने जीवन में तो हर जगह डिस्कनेक्ट ही डिस्कनेक्ट है। उसके पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन ये सब उसे खुशी क्यों नहीं दे रहे? शायद इसलिए क्योंकि वो उस नौकरी में कोई मीनिंग नहीं पाता। ऑफिस का काम उसके लिए बस एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसा काम जो उसे करना ही है, लेकिन उससे उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। राहुल सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस डिस्कनेक्ट को कैसे दूर कर सकता है। हारी ने इस किताब में कहा था कि ये डिस्कनेक्शन खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि इसे हम खुद पैदा करते हैं। और जैसे जैसे इंसान डिस्कनेक्ट होता जाता है, वो अपने आसपास की दुनिया से भी दूर होता जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में घिरने लगता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। राहुल ने सोचा कि अगर उसकी उदासी, उसका डिप्रेशन वास्तव में इस डिस्कनेक्ट की वजह से है, तो उसे इसे ठीक करने के लिए मीनिंगफुल कनेक्शंस फिर से बनाने होंगे। उसे अपनी जिंदगी में उन चीज़ों की तरफ लौटना होगा जो उसे खुशी देती हैं, जो उसे जिंदगी का मीनिंग देती है। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू करे, उनसे बात करे, अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करे। उसे ये भी महसूस हुआ कि शायद उसे अपने माता पिता के साथ भी अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके सबसे करीब हैं और उन्हें उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। हरी के इस लेसन ने राहुल को एक नई दिशा दिखाई थी, एक नई शुरुआत का एहसास कराया था। उसने किताब को फिर से खोला और बाकी चैप्टर्स पढ़ने का मन बना लिया, ताकि वो इस जर्नी को आगे बढ़ा सके और समझ सके कि इस डिस्कनेक्ट को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। राहुल ने किताब में आगे पढ़ना शुरू किया और पाया कि अगला लेसन एक और गहरी सोच की ओर ले जाता है। इसमें बताया गया था कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस से नहीं होते, बल्कि इसके 9 स्पेसिफिक कारण हैं, जिन्हें हारी ने 9 कॉजेस ऑफ डिस्कनेक्शन कहा है। ये वो डिस्कनेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे इंसान को अकेलेपन और निराशा की ओर धकेलते हैं। इन सब के बारे में पढ़ते हुए राहुल को जैसे अपने ही जीवन का आईना दिखने लगा। वो महसूस करने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में ये सारे डिस्कनेक्ट किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और शायद यही उसकी उदासी और खालीपन का असली कारण है। पहला डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क। हरी ने बताया कि मीनिंगफुल वर्क यानी ऐसा काम जो हमें खुशी दे, सेटिस्फैक्शन दे, वो हमारी मानसिक स्थिति पर बड़ा असर डालता है। अगर हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पर्पस नहीं देता, तो हम धीरे धीरे एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं। राहुल को अपने ऑफिस का काम याद आया। उसकी नौकरी तो थी, लेकिन उसे कभी भी उस काम में खुशी नहीं मिली थी। काम उसके लिए बस एक रूटीन था, कुछ ऐसा जो उसे करना ही होता था, एक जिम्मेदारी जिसे निभाना उसकी मजबूरी बन गई थी। वो ये काम केवल पैसे के लिए करता था, लेकिन इसके पीछे कोई मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन नहीं थी। उसे लगा कि उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा मीनिंगलेस काम में बर्बाद हो रहा है, और शायद यही कारण था कि उसे अक्सर अपने काम में बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता था। दूसरा डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल। इसका मतलब था इंसान का अपने आसपास के लोगों से कट जाना। राहुल को एहसास हुआ कि इस एस्पेक्ट में भी वो अकेला था। उसके पास कई दोस्त थे, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी थे। ऑफिस के कॉलीग्स भी थे, लेकिन उनसे उसकी बातचीत सिर्फ काम की थी, असली रिश्ते जैसा कुछ नहीं था। उसे महसूस हुआ कि वो अपने रिश्तों में खालीपन महसूस कर रहा था। उसे किसी से अपने दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिलता था, और हारी के मुताबिक यही डिस्कनेक्ट डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इंसान को अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव की जरूरत होती है, पर राहुल के जीवन में यह जुड़ाव कहीं गुम हो गया था। तीसरा डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज। हरी ने इस बात को गहराई से समझाया कि मीनिंगफुल वैल्यूज का न होना हमें अंदर से तोड़ सकता है। जब हम ऐसी वैल्यूज को अपनाते हैं जो हमारे दिल के करीब होती हैं, जो हमारी खुद की खुशी और फुलफिलमेंट के लिए होती हैं, तब हम सच्ची खुशी का एहसास कर पाते हैं। राहुल को याद आया कि पहले वो अपने जीवन में ऑनेस्टी और कंपैशन जैसी वैल्यूज पर यकीन करता था,
लेकिन समय के साथ ये वैल्यूज कहीं खो गई थीं। आज उसकी लाइफ में कोई कोर वैल्यूज नहीं बची थी। उसे लगता था कि जैसे उसके पास कोई दिशा नहीं है। काम करना, पैसा कमाना, जिम्मेदारियां निभाना, सब कुछ मैकेनिकल हो गया था और ये रियलाइजेशन राहुल के लिए दर्दनाक था। चौथा डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये सुनकर राहुल के दिल में एक अजीब सी कशिश उठी। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनसे उसे तकलीफ मिली थी। वो उन पलों को भूलने की कोशिश करता रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके अंदर दबी हुई थी। हारी ने बताया था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का असर हमारे मेंटल हेल्थ पर गहराई से होता है और अगर हम उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज नहीं करते तो वो हमारे डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि उसे अपने बचपन के दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझना होगा और हीलिंग की जर्नी पर चलना होगा। पांचवा डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। हर इंसान को अपने लिए एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक फीलिंग कि उसका स्टेटस किसी मायने में महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समाज में जहां लोगों की वर्थ को उनके अचीवमेंट्स और वेल्थ से आंका जाता है, लोग इस रिस्पेक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। राहुल को लगा कि उसकी जिंदगी में भी ये बात लागू होती है। ऑफिस में उसे कई बार अंडरवैल्यूड महसूस हुआ था। वो सोचता था कि कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी पहचान सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर रह गई है। उसके भीतर का वो सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी कहीं खो गए थे और शायद यही डिस्कनेक्ट उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। छठा डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। हारी ने लिखा था कि नेचर से कनेक्ट होने से इंसान के मन को एक शांति मिलती है, एक ग्राउंडिंग फीलिंग मिलती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। राहुल ने गौर किया कि उसने कब से कोई आउटिंग नहीं की थी, कब से उसने पेड़ों के बीच, किसी झील के किनारे या पहाड़ों में समय नहीं बिताया था। शहर की भीड़, ट्रैफिक और हर तरफ की भागदौड़ ने उसे नेचर से दूर कर दिया था। उसे लगा कि अगर वो अपने आसपास की नेचुरल ब्यूटी को फिर से देखेगा, उससे जुड़ने की कोशिश करेगा, तो शायद उसे एक इनर पीस मिलेगी। सातवां डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम अ होपफुल और सिक्योर फ्यूचर। हर इंसान अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें रखता है, लेकिन जब वो अपने फ्यूचर को लेकर एंग्शियस या होपलेस महसूस करता है तो ये डिप्रेशन की जड़ बन सकता है। राहुल को समझ आया कि वो भी अपने फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेन महसूस करता था। उसे अपने करियर और रिलेशनशिप्स के बारे में चिंता थी। हर दिन उसे ये डर सताता था कि अगर उसने कुछ अचीव नहीं किया तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। हारी के इस पॉइंट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में एक होपफुल पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। आठवां डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम कम्युनिटी एंड कल्चर। यह पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि हरी ने बताया कि कम्युनिटी और कल्चर का भी हमारे मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर होता है। जब इंसान अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी से कट जाता है तो उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। राहुल को लगा कि आज के समाज में लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं। उसे याद आया कि कैसे उसके परिवार में पहले फेस्टिवल्स पर सब मिलते थे, साथ में समय बिताते थे, लेकिन अब सब बस एक फॉर्मेलिटीज की तरह हो गया है। उसे लगा कि उसे कम्युनिटी में एक बिलोंगिंगनेस महसूस करने के लिए फिर से अपने रिश्तों को सुधारना होगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। आखिरी डिस्कनेक्ट था डिस्कनेक्शन फ्रॉम वन सेल्फ। हारी ने इसे सबसे गहरा डिस्कनेक्ट बताया था। इंसान जब खुद से कट जाता है, अपनी फीलिंग्स, अपने गोल्स और अपनी आइडेंटिटी से दूर हो जाता है, तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। राहुल को लगा कि उसकी लाइफ में ये डिस्कनेक्ट सबसे बड़ा था। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा था, अपनी डिजायर्स को दबाता रहा था और खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गया था। उसे खुद पर ध्यान देने, खुद को समझने और खुद के साथ जुड़ने की जरूरत थी। हारी के इस लेसन ने राहुल की सोच को और गहरा बना दिया। उसने ठान लिया कि वो इन डिस्कनेक्ट्स को ठीक करने की कोशिश करेगा, अपनी लाइफ में फिर से मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएगा और खुद को एक नए नजरिए से देखेगा। राहुल ने किताब में आगे बढ़ते हुए अगला लेसन पढ़ना शुरू किया, जो उसके लिए किसी उम्मीद की किरण जैसा था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकनेक्शन। ये लेसन डिप्रेशन से उबरने की दिशा में एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शन था। हारी ने कहा था कि हीलिंग के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। इसके बजाय
हमें अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ दोबारा से जुड़ना सीखना चाहिए। इसे उन्होंने रिकनेक्शन का नाम दिया था और राहुल के लिए ये एक नई सोच थी कि दवाओं से परे जाकर भी खुद को ठीक किया जा सकता है। हारी ने एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जिसका नाम था सोशल प्रिस्क्राइबिंग। इसका मतलब ये था कि दवाइयों की बजाय लोग कम्युनिटी एक्टिविटीज में शामिल हों, अपने आसपास के लोगों से जुड़ें और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं। राहुल ने सोचा कि शायद यही तरीका उसकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी और अकेलेपन की वजह यह थी कि वो अपनी लाइफ में कई इंपॉर्टेंट चीजों से कट चुका था। वो खुद को एक छोटे से दायरे में कैद कर चुका था जहां बस काम और जिम्मेदारियां ही थीं। सोशल प्रिस्क्राइबिंग का आइडिया उसे बहुत अच्छा लगा और उसे लगा कि अगर वो भी इस दिशा में कदम बढ़ाए तो शायद उसे भी इनर पीस और हैप्पीनेस का एहसास हो सकता है। हारी ने रिकनेक्शन के कई तरीकों की बात की जो इंसान की मानसिक और भावनात्मक हीलिंग में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि रिकनेक्शन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के साथ नहीं होता बल्कि ये कई लेयर्स में होता है। रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और नेचर के साथ जुड़ना। राहुल ने खुद से वादा किया कि वो इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देगा और अपनी जिंदगी को फिर से मीनिंगफुल बनाएगा। सबसे पहले राहुल ने सोचा कि वो अपने रिश्तों पर काम करेगा। रिकनेक्शन विद रिलेशनशिप्स एक बड़ा कदम था। उसने महसूस किया कि असली खुशी उन लोगों के साथ रहने में होती है जो उसकी फीलिंग्स को समझते हैं और जिनके साथ वो अपनी खुशियां और दुख बांट सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क बनाए, उनसे मिले और अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। उसे याद आया कि उसके पास कई ऐसे दोस्त थे जो उसे सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अपने बिजी रूटीन की वजह से वो उनसे दूर हो गया था। उसने सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त राजीव को फोन किया। राजीव ने उसे एक पार्टी पर बुलाया जहां वो अपने कुछ और पुराने दोस्तों से भी मिल सकता था। राहुल को कुछ झिझक महसूस हुआ क्योंकि इतने समय बाद मिलना अजीब सा लग रहा था, पर उसने सोचा कि अगर वो रिकनेक्शन की शुरुआत करना चाहता है तो उसे इस डिस्कम्फर्ट से बाहर आना होगा। पार्टी में राहुल ने महसूस किया कि पुराने दोस्तों से मिलना कितना रिफ्रेशिंग होता है। उसने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में और अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बातें की। राजीव और बाकी दोस्तों ने उसे ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। राहुल को एक हल्का सा एहसास हुआ कि उसे अपने दोस्तों से सपोर्ट मिला है। उसे महसूस हुआ कि यही तो वो कनेक्शन था जिसकी उसे ज़रूरत थी, ऐसे लोग जिनके साथ वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। उसने ठान लिया कि वो अब समय समय पर अपने दोस्तों से मिलता रहेगा और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा। दूसरी चीज़ थी रिकनेक्शन विद मीनिंगफुल वर्क। हारी ने मीनिंगफुल वर्क के महत्व को समझाया था और राहुल को भी महसूस हुआ कि उसकी नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो बस रूटीन का हिस्सा बनकर काम कर रहा था, बिना किसी पर्पस के। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने पैशन की तरफ ध्यान दे जो उसे खुशी दे। राहुल को बचपन से ही लिखने का शौक था, पर बड़े होते होते वो कहीं खो गया था। उसने तय किया कि अब वो अपने फ्री टाइम में लिखना शुरू करेगा, चाहे वो किसी बुक के रूप में हो या किसी ब्लॉग के रूप में। वो अपनी भावनाओं और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखेगा। उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपने दिल की बात लिखनी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि लिखने से उसे एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एक इनर पीस मिल रही है। उसके लिए ये रिकनेक्टिंग विद हिमसेल्फ जैसा था। वो खुद के साथ दोबारा जुड़ रहा था, अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ। हारी ने तीसरी बात कही थी, रिकनेक्शन विद नेचर। राहुल ने सोचा कि नेचर के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। उसे याद आया कि शहर की भागदौड़ में वो कभी पार्क भी नहीं गया था, कभी किसी लेक के किनारे समय नहीं बिताया था। उसने फैसला किया कि अब वो हर हफ्ते एक दिन नेचर में बिताएगा। पहला कदम उठाते हुए वो वीकेंड पर एक नेचर ट्रेल पर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच, पेड़ों के नीचे और खुली हवा में चलने का जो एहसास था वो राहुल के लिए एकदम नया था। उसे महसूस हुआ कि नेचर के साथ जुड़ने से वो अपने मन की अशांति को छोड़कर एक नई शांति की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देना शुरू किया, पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श और सूरज की रोशनी। ये सब उसे एक ग्राउंडिंग फीलिंग दे रहे थे। उसे लगा कि वो अपने तनाव और उदासी से दूर हो रहा है और ये मोमेंट्स उसके लिए बेहद थेरेप्यूटिक थे। हारी ने सोशल प्रिस्क्राइबिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था
वो राहुल के लिए सच में लाइफ चेंजिंग साबित हो रहा था। इन छोटे छोटे कदमों के जरिए राहुल को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का एहसास होने लगा था। उसने हर एस्पेक्ट में रिकनेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। वो दोस्तों के साथ आउटिंग्स करने लगा, अपने पैशन को टाइम देने लगा और नेचर में समय बिताने लगा। हारी ने एक और एस्पेक्ट की बात की थी, रिकनेक्शन विद कम्युनिटी एंड कल्चर। राहुल को एहसास हुआ कि आज के सोसाइटी में लोग अपने कल्चर और कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज में शामिल हो और अपने कल्चर के करीब जाए। वो अपने इलाके की एक कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ गया, जहां लोग अलग अलग सोशल इवेंट्स में भाग लेते थे। वो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, चैरिटी इवेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेने लगा। इन इवेंट्स में हिस्सा लेने से उसे एक बिलोंगिंगनेस का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वो किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। कम्युनिटी में वापस जाकर उसने अपने आप को एक नए नजरिए से देखा, एक इंसान जो समाज का हिस्सा है, जो दूसरों की मदद कर सकता है और जो अकेला नहीं है। राहुल के लिए रिकनेक्शन के ये सारे कदम उसकी मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला रहे थे। उसने ये भी महसूस किया कि रिकनेक्शन सिर्फ दूसरों से ही नहीं होता, बल्कि अपने आप से भी होता है। रिकनेक्शन विद वन सेल्फ की जर्नी उसने लिखने और अपने थॉट्स पर काम करने से शुरू की थी। अब वो हर रोज अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचता, अपनी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करता और खुद से जुड़े रहने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन करने लगा। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और खुद के प्रति एक एक्सेप्टेंस और कंपैशन महसूस किया। राहुल की जिंदगी में ये सारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन गए थे। वो अपनी उदासी और खालीपन से बाहर आ रहा था। उसे ये समझ में आ गया था कि डिप्रेशन और लोनलीनेस से बाहर निकलने के लिए केवल दवाइयों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मीनिंगफुल कनेक्शन की जरूरत होती है, खुद से, लोगों से, नेचर से और लाइफ के पर्पस से। हारी का ये लेसन उसके लिए एक रोड मैप की तरह था और उसने ठान लिया था कि वो इस रोड मैप पर चलते हुए अपनी जिंदगी को फिर से जिएगा, नए तरीके से और एक नए पर्पस के साथ। राहुल ने किताब का अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया, जिसका शीर्षक था द रोल ऑफ मीनिंगफुल वर्क। यह अध्याय उसके दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उसे भी अपने काम में कभी वो खुशी या सुकून नहीं मिला था जो उसे मीनिंगफुल महसूस करवा सके। हारी ने इस चैप्टर में बताया था कि कैसे मीनिंगफुल वर्क हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कई लोग आज अपने जॉब्स में इसीलिए उदास रहते हैं क्योंकि उन्हें ऑटोनॉमी यानी अपने काम पर कंट्रोल नहीं होता। उनके जॉब्स में बस एक तयशुदा रूटीन होता है, एक हायरार्की होती है जो इंसान को मशीन की तरह काम करवाती है और उसमें इंसानियत कहीं खो जाती है। राहुल को यह पढ़कर लगा कि उसकी नौकरी का भी यही हाल था। वो एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था जहां हायरार्की का बहुत जोर था। सब कुछ एक चेन ऑफ कमांड से चलता था और उसके जैसे जूनियर एम्प्लॉयज को किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं दिया जाता था। उन्हें बस वही करना होता था जो उन्हें बताया जाता था, बिना किसी ऑटोनॉमी के। उसने सोचा कि क्या इसी वजह से वो अक्सर अपने काम से असंतुष्ट महसूस करता है। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये काम वाकई मीनिंगफुल है मेरे लिए? क्या मुझे इसमें वो सेटिस्फैक्शन मिलती है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? हारी ने मीनिंगफुल वर्क के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझाया था। उन्होंने बताया कि जब इंसान के काम में पर्पस नहीं होता, जब वो अपने काम को ओनरशिप के साथ नहीं कर पाता, तो उसकी नौकरी एक बोझ बन जाती है। ये बोझ धीरे धीरे उसकी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है। राहुल ने अपनी नौकरी के बारे में सोचते हुए महसूस किया कि सच में वो अपने काम को सिर्फ एक मजबूरी की तरह कर रहा है, बिना किसी मोटिवेशन के। उसके लिए वो काम सिर्फ सैलरी का सोर्स था, जिसमें उसका मन नहीं लगता था। फिर हारी ने एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर काम की जगह पर लोगों को एक स्टेक यानी हिस्सा मिले, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए, तो वो काम उनके लिए मीनिंगफुल बन सकता है। जब लोगों को ऑटोनॉमी मिलती है तो वो खुद को अपने काम से जुड़े हुए महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भी कुछ वैल्यू है, उनका कंट्रीब्यूशन भी मायने रखता है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पर्पस इंसान की जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। राहुल को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि अगर उसकी कंपनी भी कुछ डेमोक्रेटिक होती,
अगर उसे भी अपने काम पर कुछ ऑटोनॉमी मिलती तो शायद उसका काम करने का तरीका अलग होता। उसे एक पुरानी प्रोजेक्ट मीटिंग याद आई जहां उसके टीम के मेंबर्स ने एक नया आइडिया सजेस्ट किया था। उस समय उसे लग रहा था कि ये आइडिया काम आएगा, लेकिन हायरार्की के चलते उस पर अमल नहीं हो पाया। उस समय उसने महसूस किया था कि उसकी सोच और क्रिएटिविटी को एक तरह से दबा दिया गया था। राहुल ने महसूस किया कि अगर काम करने का तरीका डेमोक्रेटिक होता तो शायद वो खुद को उस प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वेस्टेड महसूस करता। हारी ने मीनिंगफुल वर्क का जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो राहुल को एक इंस्पिरेशन की तरह लगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने काम में बदलाव लाने की कोशिश करे। भले ही उसकी नौकरी में उसे पूरी ऑटोनॉमी न मिल सके, लेकिन वो अपने काम को मीनिंगफुल बनाने के लिए छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकता था। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी डेली टास्क्स में कुछ इनोवेशन लाएगा, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पर्पस के साथ देखे। उसने सोचा कि भले ही उसे हायरार्की में काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ बदलाव जरूर ला सकता है। राहुल ने एक और कदम उठाने का फैसला किया, साइड प्रोजेक्ट्स। उसे लगा कि अगर उसे अपने मेन जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो वो अपने पैशन के प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपनी लाइफ में पर्पस ला सकता है। उसे लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के कारण वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब उसने तय किया कि वीकेंड्स में वो अपने राइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, चाहे वो स्टोरीज हों, ब्लॉग्स हों या किसी सोशल कॉज पर आर्टिकल्स हों। वो अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को इस माध्यम से जिंदा रखेगा। उसने महसूस किया कि राइटिंग उसे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगी जो उसे अपने मेन जॉब में नहीं मिल पाती थी। हारी ने मीनिंगफुल वर्क के लिए एक और पहलू पर जोर दिया था, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। उन्होंने बताया कि जब लोग अपने काम में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो काम और ज्यादा फुलफिलिंग बन जाता है। राहुल ने सोचा कि उसकी नौकरी में भी टीम वर्क होता है, लेकिन ये बस एक फॉर्मल प्रोसेस है। उसने फैसला किया कि अब वो अपने टीम के मेंबर्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, उनसे आइडियाज शेयर करेगा और काम को एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में करने की कोशिश करेगा। उसने अपने टीम के कुछ साथियों को कॉफी पर बुलाया और उनसे कैजुअली अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो इस प्रोजेक्ट में कुछ नया करने का सोच रहा है और उनका फीडबैक मांगा। ये इंटरेक्शन उसके लिए रिफ्रेशिंग था, क्योंकि अब वो अपने टीम के लोगों को सिर्फ कॉलीग्स की तरह नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखने लगा था। राहुल ने महसूस किया कि मीनिंगफुल वर्क के लिए जरूरी है कि वो अपने काम को एक नई नजर से देखे। उसने एक और पहलू पर काम करने का निश्चय किया, हेल्पिंग अदर्स थ्रू वर्क। हारी ने बताया था कि जब इंसान अपने काम के जरिए दूसरों की मदद करता है तो उसे एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है। राहुल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने काम में एक सोशल कॉज को इंटीग्रेट करे। उसने कुछ चैरिटीज और एनजीओ से कांटेक्ट किया और वॉलंटियर वर्क में हिस्सा लेना शुरू किया। भले ही ये उसकी नौकरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये उसे एक पर्पस दे रहा था। उसे लगा कि वो अपने काम के अलावा भी समाज के लिए कुछ कर रहा है और ये थॉट उसे मानसिक रूप से काफी सुकून दे रहा था। इस जर्नी में राहुल ने एक और चीज सीखी, रीअसेसिंग पर्सनल वैल्यूज। उसने अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को फिर से सोचने का फैसला किया। उसने खुद से पूछा, मेरे लिए मीनिंगफुल वर्क का असल में क्या मतलब है? क्या मुझे प्रमोशन चाहिए या सेटिस्फैक्शन? उसने खुद को यह बताया कि प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के पीछे भागने के बजाय उसे ऐसा काम करना चाहिए जो उसकी खुद की वैल्यूज से मेल खाता हो। उसने ठान लिया कि अब वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा जो उसे पर्सनली और प्रोफेशनली सेटिस्फाई करें, बजाय सिर्फ स्टेटस और पैसा कमाने के। इस पूरे प्रोसेस में राहुल ने देखा कि मीनिंगफुल वर्क का कॉन्सेप्ट न सिर्फ उसके करियर के लिए बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट था। उसने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस की, एक सेंस ऑफ पर्पस पाया। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने काम में खुद को शामिल करता है, उसे ओनरशिप और कनेक्शन महसूस होता है, तो वो अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेटिस्फैक्शन के रूप में देखता है। ये सेटिस्फैक्शन, ये पर्पस इंसान को एक नई ऊर्जा और खुशी देता है। राहुल ने किताब के इस लेसन को अपनी जिंदगी में उतारने का वादा किया
इस अध्याय में हारी ने बताया था कि इंसान के जीवन में कम्युनिटी और शेयर्ड वैल्यूज का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर तब जब वो लोनलीनेस और डिस्पेयर जैसे भावनाओं से जूझ रहा हो। राहुल को महसूस हुआ कि ये बात कितनी सच्ची थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, वहां अकेलापन और उदासी से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हारी ने कहा था कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म यानी अकेले अपनी राह पर चलने का महत्व इतना बढ़ गया है कि कलेक्टिव वेल बीइंग यानी सामूहिक भलाई कहीं खो सी गई है। हर कोई बस अपनी अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है और दूसरों की भलाई के लिए सोचने का समय किसी के पास नहीं। इस वजह से लोगों में एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है और इस डिस्कनेक्ट के कारण लोनलीनेस और डिप्रेशन का बढ़ना स्वाभाविक है। राहुल ने सोचा कि उसकी खुद की जिंदगी में भी तो यही हुआ है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने काम में इतना खो गया था कि अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। हारी का कहना था कि जब इंसान कम्युनिटी में रहता है, जब वो दूसरों के साथ अपने विचार और मूल्यों को साझा करता है, तो उसे एक बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है, एक ऐसा भाव जो मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। राहुल को एहसास हुआ कि कम्युनिटी और शेयर्ड वैल्यूज ही वो नींव हैं जिन पर समाज का ढांचा खड़ा है। उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आईं, जहां वो अपने नेबरहुड के दोस्तों के साथ फेस्टिवल्स में भाग लेता था, खेल कूद करता था और कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता था। वो सारे लोग मिलकर एक परिवार की तरह थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो कनेक्शंस धीरे धीरे कम होते गए। हारी ने कम्युनिटी कनेक्शंस के इम्पोर्टेंस पर जो बातें कही थीं, उन्होंने राहुल के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने फैसला किया कि अब वो फिर से अपनी कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश करेगा। उसने सबसे पहले अपने लोकेलिटी में हो रहे इवेंट्स और गैदरिंग्स के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। उसने एक लोकल वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। इस ग्रुप में शामिल होने से राहुल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो न सिर्फ इन बच्चों की मदद कर रहा है, बल्कि अपने दिल को भी एक सुकून दे रहा है। इन बच्चों के साथ समय बिताकर उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नई खुशबू आ गई थी। ये कनेक्शन सिर्फ एक चैरिटी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो खुद को इस कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझने लगा था। हारी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, शेयर्ड वैल्यूज यानी समान मूल्यों का होना। उनका कहना था कि जब लोग एक कम्युनिटी के रूप में एक जैसे वैल्यूज और बिलीफ्स शेयर करते हैं, तो उन्हें एक सुरक्षा का एहसास होता है। ये शेयर्ड वैल्यूज एक ऐसी चीज होती हैं जो लोगों को एक साथ जोड़कर रखती हैं। राहुल ने सोचा कि उसके जीवन में शेयर्ड वैल्यूज का क्या मतलब हो सकता है। उसने पाया कि उसके आसपास के कई लोग उसके ही जैसे थे। वो भी अपने करियर, जीवन की समस्याओं और रिश्तों की उलझनों से जूझ रहे थे। राहुल ने अपने दोस्तों और नए वॉलंटियर ग्रुप के साथ इन मुद्दों पर खुलकर बात करना शुरू किया। उसने देखा कि शेयर्ड वैल्यूज और समान विचारों पर चर्चा करने से वो लोगों के और करीब आ गया था। एक दिन वॉलंटियर ग्रुप में चर्चा के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे वो भी अपने काम की जगह पर एलियनेशन यानी अलगाव महसूस कर रहा था। राहुल ने देखा कि वो भी उसकी ही तरह अकेलापन और उदासी से जूझ रहा था। इस अनुभव से राहुल को समझ में आया कि वो अकेला नहीं है और कई लोग उसी की तरह अपने जीवन में पर्पस और बिलोंगिंगनेस खोज रहे हैं। इस ग्रुप में वो सभी लोग मिलकर एक कम्युनिटी की तरह थे, जहां एक दूसरे की मदद की जा सकती थी। इस तरह से कनेक्टेड महसूस करके राहुल को अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिला और उसने जाना कि दूसरों के साथ जुड़ने से वो खुद को और बेहतर तरीके से जान सकता है। हारी ने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, कलेक्टिव वेल बीइंग यानी सामूहिक भलाई। उन्होंने कहा था कि जब हम सिर्फ अपनी इंडिविजुअल खुशी की जगह सामूहिक भलाई पर ध्यान देते हैं, तो हमें एक संतोष और पर्पस का एहसास होता है। राहुल ने सोचा कि अगर वो अपने जीवन में कलेक्टिव वेल बीइंग को प्राथमिकता दे, तो शायद उसे वो हैप्पीनेस मिल सकती है जो उसे अब तक नहीं मिली थी। उसने अपनी सोसाइटी के कुछ लोगों से बातचीत की और डिसाइडेड किया कि वो एक सामूहिक इनिशिएटिव शुरू करेगा। उसने अपने लोकेलिटी में एक कम्युनिटी इवेंट आयोजित करने का विचार रखा, जहां लोग अपने परिवारों के साथ आ सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और अपना समय एक साथ बिता सकें। इस इवेंट के दौरान लोगों ने अपनी जिंदगी की बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ बांटा
और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। इस तरह का इंटरैक्शन राहुल के लिए एक आई ओपनर था। उसने देखा कि कैसे इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स भी लोगों के बीच कनेक्शंस को मजबूत बना सकते हैं। उसे महसूस हुआ कि कलेक्टिव वेलबींग का ये कॉन्सेप्ट उसके जीवन में पॉजिटिविटी ला रहा है। हारी का लेसन राहुल के लिए एक नई दिशा बन गया था। उसे समझ आ गया था कि अकेले इंडिविजुअल सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती, बल्कि जब इंसान एक कम्युनिटी का हिस्सा बनता है और शेयर्ड वैल्यूज को अपनाता है, तभी उसे सच में बिलोंगिंगनेस और पर्पस का एहसास होता है। उसने ठान लिया कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही कम्युनिटी और शेयर्ड वैल्यूज के साथ जिएगा, और ये सीखा कि अकेले जीने के बजाय एक सामूहिक जिंदगी में ही असली सुकून है। तो फ्रेंड्स,